दुर्गा आदि शक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाला सभी जिज्ञासु महानुभावों को नमस्कार करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे महादशा के संबंध में। महादशा कैसे फलित होती है, प्रत्यंतर दशा कैसे फलित होती है, प्रत्यंतर में अंतरदशा, सूक्ष्म प्रत्यंतर अंतरदशा वो कैसे फलित होती है, प्राण दशा कैसे फलित होती है या कैसे फलित करना चाहिए, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। अब ये कितने कितने साल की होती है, तो अपन महादशा से चालू होते हैं कि जो महादशा है उसमें अपन कृत्तिका नक्षत्र लेते हैं। जैसे तो कृत्तिका नक्षत्र सूर्य देव का है, तो सूर्य से चालू, देवता से चालू होते हैं कि सूर्य देवता की 6 वर्ष, चंद्रमा की 10 वर्ष, मंगल की 7 वर्ष, राहु की 18 वर्ष, बृहस्पति की 16 वर्ष, शनि देव की 19 वर्ष, बुध की 17 वर्ष, केतु की 7 वर्ष और शुक्र देव की 20 वर्ष की महादशा होती है। इन महादशाओं में 9 ग्रह की अंतर जब होता है उसी को प्रत्यंतर या अंतरदशा कहते हैं। फिर प्रत्यंतर अंतरदशा में फिर 9 ग्रह का होता है अंतर, मतलब ये क्रम से महादशा से क्रम से सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म होती चली जाती है और इस प्रकार से उनको देखा जाता है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरा चैनल देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, अपने मित्रों को, सभी को शेयर करिए। महादशा प्रारंभ कैसे होती है, तो आप जो व्यक्ति है, जो जातक है, उसका जन्म जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र का स्वामी, वहां से उस ग्रह से महादशा चालू होती है। अब वो कैसे देखा जाता है कि वो मैंने कितने साल की, जन्म तो मैंने बीच महादशा में भी हो जाता है ना, तो फिर वो कितने साल की है, तो उस नक्षत्र का जितना भाग बीत गया है, मतलब जब उसका जन्म हुआ, तो जरूरी नहीं है कि नक्षत्र भी उसी टाइम से प्रारंभ हुआ हो, तो नक्षत्र का जितना भाग बीत गया वो तो भोग हो गया, और जब जितना भाग वो और अब भोगेगा उसको वयात कहते हैं। तो जितना भाग भोगेगा उस घड़ी को नोट किया जाता है। मैंने पुराने जमाने में जब अपन वो जो घड़ी था वो घड़ी के हिसाब से कि भाई इतने घड़ी का ये नक्षत्र बाकी था, तो वो जितना नक्षत्र बाकी था उससे उस ग्रह की महादशा निकाली जाती है। महादशा निकालने का गणित है उसके अंदर कि जैसे मान लो गुरु के नक्षत्र में जन्म हुआ तो गुरु की जो है वो 16 वर्ष है, तो 16/60 गुणे करके उसको गुणा भाग करके निकाला जाता है, जो कि एक गणित अंश है और वो सामने बैठ के ही समझाया जा सकता है। तो आप देखिए कि जितना भोग रहता है उसके हिसाब से वो महादशा निकलती है कि इतने साल की भोगना है। मान लो राहु की अपन ने पकड़ी के 18 साल की है, और जब अपन उसका भया तो भोग ये देख के, और जब अपन उसकी महादशा निकालते हैं तो मालूम पड़ता है कि अब इसको 10 वर्ष की ही राहु की महादशा भोगना है। उसके बाद फिर जो इस ग्रह की दशा आएगी वो भोगना है। तो अब आप ये समझ गए कि जन्म नक्षत्र से, जिस नक्षत्र में जन्म होता है उस नक्षत्र का स्वामी, उससे जो है वो दशा महादशा चालू होती है। अब आपने देखा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि एक ग्रह, एक स्वामी ग्रह, जो ग्रह स्वामी होते हैं उनके 3-3 नक्षत्र होते हैं, है ना। तो पहले आ गया, फिर बाद में आया, फिर आखिरी में आया। ऐसे उन 3 ही नक्षत्र में जब जन्म होता है तो वो उस स्वामी की महादशा चालू रहती है। तो जैसे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह के 3-3 नक्षत्र,
तो कितने हो गए? 9 9 दूने 18, 9 3 27, 27 नक्षत्र हो गए। 28वां नक्षत्र अभिजीत, उसको जो है वो इसी में समाहित है, इसलिए उसको अलग कोई राशि नहीं बताई है उसकी, है ना, कोई राशि अलग से नहीं बताई है उसकी अभिजीत नक्षत्र की, वो इसी में ही समाहित है। इस प्रकार से 27 नक्षत्रों पे आधारित है ये कि ये 3 नक्षत्र एक ग्रह स्वामी के रहते हैं, और इन्हीं 3 ही नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में जन्म होता है जातक का, तो उस ग्रह की महादशा चालू होती है। अब उस ग्रह की जब महादशा चालू होती है, और जब ग्रह की महादशा जितने साल की है, जैसे मान लो सूर्य का देव का देखा अपन ने 6 साल की है सूर्य देव की महादशा, तो इसमें फिर 9 ग्रह की अंतरदशा चलेगी, प्रत्यंतर दशा चलेगी। ऐसे ही जब चंद्र की 10 साल की है, उसमें उन सभी ग्रहों की समय के अनुसार अंतरदशा चलेगी, प्रत्यंतर दशा चलेगी। उसी प्रकार से मंगल, उसी प्रकार से बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सब की कहने का मतलब यह है कि आप इस बात से समझ जाइए कि इन सब की अंतरदशा चलती है। अब आप देखोगे कि मैंने अपन ने ये देखा कि ये जो 9 ग्रह हैं उनके नक्षत्र की जब महादशा चलती है, महादशा में अपन ये मानते हैं कि जो सौम्य ग्रह हैं, सौम्य ग्रह कैसे? सौम्य ग्रह में अपन ने लिया चंद्र, शुक्र, गुरु, बुध, तो इस प्रकार से जब अपन सौम्य ग्रह का तो मानते हैं कि उनकी दशा जो है अच्छी निकलती है, और जो कुरु ग्रह या पापी ग्रह होते हैं उनकी दशा, ये एक साधारण बात है। किंतु जो गुण बातें हैं, वो गुण बातें क्या है? वो गुण बातें ये है कि जब महादशा चलती है तो महादशा नाथ कहाँ पर बैठा हुआ है? महादशा नाथ समझ गए ना आप? जिसकी महादशा चल रही है, जैसे मान लो राहु की महादशा चल रही है तो राहु का महादशा नाथ हो गया, और जिसकी अंतरदशा चल रही है, मान लो मंगल की अंतरदशा चल रही है, तो ये अंतरदशा नाथ हो गया। तो महादशा नाथ कहाँ बैठा हुआ है? अंतरदशा नाथ कहाँ बैठा हुआ है? इसको देखना जरूरी है। उनका आपस में क्या है, मित्र हैं कि शत्रु हैं, ये देखना जरूरी है। उनकी दशा में उनकी गोचर की स्थिति क्या है, मतलब आज की तारीख में गोचर, यदि जब आप उसकी दशा देख रहे हो, वो दशा देख के कुछ फलित करना चाहते हो कि वो दशा अच्छी निकलेगी, खराब निकलेगी, कैसी निकलेगी, तो आपको ये देखना भी जरूरी है। तो इस प्रकार से जब आप देखते हो, तो इसके अंदर जो मंत्रेश्वर महाराज हैं, जो ये कहते हैं कि मैं पाराशर मुनि के प्रेरणा से, आशीर्वाद से मैं आपको ये बताता हूं, तो मंत्रेश्वर महाराज क्या कहते हैं? तो मंत्रेश्वर महाराज ये कहते हैं कि चंद्र लग्न से उसकी कुंडली देखो, जन्म लग्न की कुंडली देखो, और आज का जो गोचर है उसको देखो, महादशानाथ की स्थिति को देखो, महादशानाथ से अंतरदशानाथ कितनी दूर बैठा हुआ है, कौन कौन से कितने घर, कहने का मतलब ये है कि कितने घर दूर बैठा हुआ है, उसको देखो। वो कौन से घर में बैठा हुआ है ये देखो, 6 8 12 में तो नहीं बैठा हुआ है, ये देखो, ये मंत्रेश्वर महाराज का कहना है, और उस प्रकार से वो उसको फलित करना है। अब इसके में अपन ये देखते हैं कि जो वृहद जातक है, वृहद जातक में 8वें अध्याय में भी समझाया गया है। क्या समझाया है? 8वें अध्याय में ये समझाया है कि जब ग्रह पूर्ण उच्च होता है, जब परमोच्च अवस्था में या पूर्ण उच्च होता है, तब वो ग्रह बहुत अच्छा फलित करता है। उस समय उस व्यक्ति का फलित बहुत अच्छा होगा, सभी प्रकार का धन संपन्न रहेगा, सुख की उसके अंदर सुख की प्राप्ति होगी, सभी प्रकार से, मतलब कहने का मतलब सभी प्रकार से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सभी प्रकार से अच्छा रहेगा। अब यदि जो ग्रह जो है, यदि मूल त्रिकोण राशि में हो और स्वर राशि में बैठा हुआ हो, तो इस दशा को उन्होंने पूर्णा बोला है। पूर्णा इस दशा को पूर्णा बोला है, और इस दशा में भी उन्होंने बताया है कि व्यक्ति अच्छा धन धान्य कमाएगा, सभी प्रकार से सुखी रहेगा, और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब यदि उन्होंने बताया कि यदि ग्रह जो है निर्बल है, कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में जो है व्यक्ति
हैरान परेशान रहता है, रोग भी उसको घेर लेते हैं और धन की भी कमी ऐसे को हो जाती है। यदि इसको जो है उन्होंने रिक्ता नाम दिया है। अब उसके बाद उन्होंने बताया है कि अनिष्ट फला नाम दिया। तो अनिष्ट फला कैसे उन्होंने किया कि यदि ग्रहस्थ है, निर्बल भी है, अस्त भी है, विकल मूल है, शत्रु के भाव में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति हैरान परेशान रहता है, धन की भी कमी, रोग से भी घिरा हुआ और सभी प्रकार से हैरान परेशान रहता है। यदि ग्रह मित्र राशि में हो या सम राशि में हो तो फिर उसको जो है वो कभी कभी इस दशा में कभी कभी अच्छे फल की प्राप्ति भी होती है। इसको उन्होंने मध्या कहा है कि इसको मध्या दशा कहते हैं। अब आपको इन सारी बातों को वो कई सैकड़ों किताब पढ़ने के बाद में जब निष्कर्ष निकाला जाता है और जब निष्कर्ष निकाला जाता है तो ये देखा पाया गया कि जब आपकी दशा चल रही हो तो उस समय उसकी जन्म लग्न की कुंडली को देखो, चंद्र लग्न की कुंडली को देखो, आज का ग्रह गोचर की स्थिति को देखो, कौन से ग्रह का फलित उसको कैसा करना है, वो कौन से भाव में बैठा हुआ है, उसको देखते हुए इन सब का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए जब आप फलित करते हो तो वो फलित सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। आप मेरी बात समझ गए ना? उस व्यक्ति की जन्म लग्न की कुंडली देखो, उसकी चंद्र लग्न की कुंडली देखो, आज का ग्रह गोचर देखो, महादशानाथ से अंतरदशानाथ कहाँ बैठा हुआ उसको देखो, जन्म लग्न से कहाँ बैठा हुआ है उसको देखो, और इन सब कुंडली को बना के और इनका जो है तुलनात्मक अध्ययन करो। और तुलनात्मक अध्ययन करके जब आप ये देखोगे कि इसकी स्थिति जन्म लग्न में भी अच्छी आ रही है, चंद्र लग्न में भी अच्छा आ रही है, आज के ग्रह गोचर में भी अच्छी आ रही है, अंतरदशानाथ और महादशानाथ भी सही जगह पे बैठे हुए हैं, फल देने की स्थिति में हैं, तो जहां जहां फल देने की स्थिति में ये प्लस पॉइंट बढ़े हुए हैं तो जो है उसका फलित बहुत बढ़िया रहेगा और उसको उस सुख की प्राप्ति होगी जो वो मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।